हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। और आज हम फिर हमारी आगे से टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारी अगली क्लास है जिसमें हमने पीछे कर लिया था गुप्तकालीन साहित्य कर लिया था हमने। ठीक है, गुप्तकाल का साहित्य है वो स्वर्ण युग था, उस समय साहित्य का गुप्तकाल को कहा जाता है। और आगे हमारा टॉपिक है गुप्तकालीन विज्ञान और तकनीकी का विकास। ठीक है, कल हमने ये गुप्तकालीन साहित्य कर लिया था। भारवी, माघ, विशाख दत्त की ये सभी रचनाएं हमने कल कर ली थी। और आज हम करेंगे गुप्तकालीन विज्ञान व तकनीक। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं आगे, गुप्तकालीन विज्ञान व तकनीक। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक शुरू हो गया आज। ठीक है, ये हमारी चौथी क्लास होगी। इस काल में प्रमुख गणितज्ञ ज्योतिषी विद्या में भी निपुण थे तथा इन दोनों शाखाओं का समुचित विकास हुआ। इस समय महान वैज्ञानिक हुए जिनमें प्रमुख आर्यभट्ट प्रथम, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम तथा ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है, गुप्त काल में इनका आर्यभट्ट प्रथम का, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम और ब्रह्मगुप्त का जन्म कब हुआ? गुप्त काल में। तो अब हम नंबर 1 करेंगे आर्यभट्ट। इन्हें याद रखना है, ये कौन कौन से वैज्ञानिक वो थे जो कि गुप्त काल से संबंधित हैं। आर्यभट्टीय। ठीक है, इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी। तो आर्यभट्ट लिख लियो तो इन पुस्तक कौन सी थी? आर्यभट्टीय। संस्कृत में पुस्तक आर्यभट्ट लिख लेना। ठीक है, पुस्तक हो जाएगी आर्यभट्टीय। ठीक है, किस में है ये आर्यभट्टीय में? संस्कृत में। भाषा क्या है? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में लिखी हुई है। इसमें इन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। इन्होंने क्या बताया भी, दिन और रात कैसे बनते हैं? पृथ्वी की अपनी दूरी पर चक्कर काटने से। इन्होंने बताया, क्या बताया? दिन व रात का बनना किससे होता है? दिन और रात का बनना पृथ्वी का अपनी दूरी पर चक्कर लगाना, बनना पृथ्वी का अपनी दूरी पर चक्कर लगाना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, जबकि हमें लगता है ऐसे जब रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि मापने की भी विधि ढूंढ निकाली। ग्रहण के बारे में भी तर्क दिया। ठीक है, और वृत्त की परिधि मापने की विधि निकाली। वृत्त की परिधि किन्होंने बताई? आर्यभट्ट ने। वृत्त की परिधि, ठीक है, आर्यभट्ट ने बताई। मापने की विधि भी जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में भी फैली गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। ठीक है, किस अरबों के द्वारा बनाई गई थी ये गिनती की पहले। ठीक है, आगे बताया, आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में खगोल शास्त्र के बारे में बताया। इस आर्यभट्टीय ग्रंथ में किसके बारे में बताया गया है? खगोल शास्त्र के बारे में। किसके बारे में? यहाँ पर लिख देती हूँ, आर्यभट्टीय ग्रंथ है ये। किसके बारे में है? खगोल शास्त्र के बारे में। खगोल शास्त्र यानी अंतरिक्ष की ये दिन और रात बनना, पृथ्वी का अपनी दूरी पर चक्कर लगाना, इसके बारे में बताया गया, जो भारत के खगोल विज्ञान की महानता को दर्शाता है। सबसे पहले आर्यभट्टीय में यह बताया गया कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। मैंने बता दिया, अभी पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है। आगे चाहे और लिख लो, अभी पृथ्वी गोल है। किसने बताया? आर्यभट्ट ने। यहाँ लिख देती हूँ, पृथ्वी गोल है। ये किसने कहा? भी ये अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है। वह एक बार और लिख दियो, अपनी दूरी पर चक्कर। किसने कहा? ये आर्यभट्ट ने कहा है। साथ ही यह भी बताया कि ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। आज भी खगोल शास्त्री उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को प्रमाणिक मानते हैं।
ग्रहण के समय क्या होती है, पृथ्वी की छाया वो चंद्रमा पर पड़ती है। आर्यभट्ट ने अपनी पहली बार ज्योतिषी को गणित से अलग शास्त्र माना है। ठीक है, ज्योतिषी को सबसे पहले ज्योतिषी को गणित से अलग किसने माना है, आर्यभट्ट ने। क्या ज्योतिषी को ज्योतिष को गणित से अलग शास्त्र, गणित से अलग शास्त्र किसने माना है, आर्यभट्ट ने माना है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ और ज्योतिषी वैज्ञानिक थे, जो 5वीं शताब्दी ईसा के दौरान ज्योतिष शास्त्र में विकसित हो रही सिद्धांत ज्योतिष प्रणाली के अग्रणीय विद्वान थे। किसके विद्वान थे ये, सिद्धांत ज्योतिषी प्रणाली के 5वीं शताब्दी में। ठीक है, सिद्धांत ज्योतिषी प्रणाली के विद्वान कौन है, तो आर्यभट्ट के बारे में एक और ये लिख देती हूँ भी, सिद्धांत ज्योतिष प्रणाली। ठीक है, ये आर्यभट्ट से संबंधित अग्रणीय विद्वान थे। आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभट्टीय के दूसरे अध्याय की प्रथम आर्य के एक छंद से ग्रंथ का निर्माण स्थान कुसुमपुर सिद्ध होता है। ठीक है, भी ग्रंथ का निर्माण का हुआ उनके एक दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि ये कुसुमपुर में हुआ है। ठीक है नी, आर्यभट्ट इस ग्रंथ का जो आविष्कार कहाँ हुआ है, स्थान का है कुसुमपुर। यहाँ पर लिख देती हूँ, आर्यभट्टीय स्थान दूसरे अध्याय में स्थान क्या बताया गया, कुसुमपुर बताया गया है। वर्तमान में बिहार प्रदेश का पटना शहर प्राचीन काल में कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में कुसुमपुर क्या है, वर्तमान में कुसुमपुर क्या है, बिहार के पटना शहर, बिहार का पटना शहर। ठीक है, आगे आर्यभट्ट को प्राय गुप्तकालीन गणितज्ञ और ज्योतिषी माना जाता है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ। तो जन्म आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ, 476। यहाँ लिख देती हूँ जन्म, ताकि हम याद करें तो हमें सबसे पहले ये विषय याद कर लेंगे। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में। पुस्तक आर्यभट्टीय जो कौन सी है, खगोल शास्त्र से संबंधित है, और इसके दूसरे अध्याय में स्थान कुसुमपुर का वर्णन है, जो कि वर्तमान के बिहार पटना में है। और दिन रात का बनना और पृथ्वी का अपनी दूरी पर चक्कर लगाना किसने बताया, आर्यभट्ट ने बताया। वर्त की परिधि आर्यभट्ट ने बताई। पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है, किसने कहा, आर्यभट्ट ने। क्या ज्योतिषी को गणित से अलग शास्त्र किसने माना, आर्यभट्ट ने माना। और सिद्धांत ज्योतिषी प्रणाली किससे संबंधित है, आर्यभट्ट से। ठीक है, ये हमारे शॉर्ट नोट्स, ताकि हमारा रिवीजन है वो सुपर फास्ट हो जाए और हमें बारी बारी याद करने में कोई दिक्कत ना, नहीं इतना बढ़ेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। आगे दिया आर्य सिद्धांत या आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्टियम को इस जो पुस्तक है इसे और क्या कहते हैं, आर्य सिद्धांत। यहीं पर लिख देती हूँ, इसे क्या कहते हैं, आर्य सिद्धांत। आर्य सिद्धांत नामक ज्योतिषी ग्रंथ में कुल 121 छंद है। इस आर्यभट्टीय में कुल कितने छंद है, 121 छंद है। ठीक है, 121 छंद है, जिसके 4 भाग हैं। ऐसे आर्य सिद्धांत में कितने भाग बताए हैं, इसके कितने भाग बताए हैं, 4 भाग। ठीक है, इसके 4 भाग बताए। पहला भाग कौन सा है, गीतिपाद, जो किससे संबंध है, अब गीति यानी गति से संबंधित है। तो पृथ्वी के भ्रमण और त्रिकोणमिति से किससे संबंधित है, ये पृथ्वी के भ्रमण व त्रिकोणमिति से। और सेकंड कौन सा आ गया हमारा, गणितपाद। तो इसमें गणित से संबंधित हो गए, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तीनों गणित आ जाएंगे, अंक, बीज व रेखा गणित। आगे हमारा आ गया नंबर 3 काल क्रियापाद, जिसमें क्या है, ये काल क्रियापाद ज्योतिष से संबंधित है। ठीक है, ज्योतिष से संबंधित है। आगे चौथा हमारा आ गया गोलपाद, जो किससे संबंधित है, ग्रहों की गति से, ग्रहों की
गति से। ठीक है, आगे दिया हुआ है सूर्य सिद्धांत में आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारणों की व्याख्या की। आगे कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने? सूर्य सिद्धांत। सिद्धांत ज्योतिषी प्रणाली किससे संबंधित है? आर्यभट्ट से। और सूर्य सिद्धांत में क्या दिया इन्होंने? सूर्य सिद्धांत भी किसका है? आर्यभट्ट का। इसमें क्या दिया इन्होंने? सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के कारणों की व्याख्या की है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के कारणों की व्याख्या। ओके, चंद्रग्रहण कारणों की व्याख्या की है। सूर्य और चंद्रमा के कारणों की गणना करने की रीति बताई है। ठीक है, ये सूर्य और चंद्रमा संबंधित जो आ जाएगा तो आर्यभट्ट करेंगे। और पाई 22/7 बराबर 3.142 दिया। आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया तथा दशमलव प्रणाली भी प्रारंभ की। और क्या क्या दिया आर्यभट्ट ने? पाई का मान 22/7 बताया। और क्या बताया? 3.142 बताया। और क्या बताया आर्यभट्ट ने? शून्य का सिद्धांत क्या दिया? शून्य किसने दी? शून्य का सिद्धांत किसने दिया? आर्यभट्ट ने। ठीक है, और क्या दिया? आगे दिया हुआ है दशमलव प्रणाली का प्रारंभ किया। और एक दशमलव प्रणाली, ठीक है, का प्रारंभ। यस, इतना ही लिख लेता तो भी आपको याद रह जाता। भी ये दशमलव प्रणाली, ये शून्य, ये पाई, ये सूर्य सिद्धांत ये हमारा आर्यभट्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। देखो इतना सही है, बस इतना सही याद करना है। मेन चीज हमने लिख ली है, तो फिर हमें दोबारा इस बुक को यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट हमारा ऐसे याद कर लेंगे। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्ट है जो संस्कृत में लिखी हुई है। इसे आर्य सिद्धांत भी कहा गया। 121 छंद है, खगोल शास्त्र से संबंधित है। दूसरे अध्याय में स्थान कुसुमपुर का वर्णन है जो वर्तमान में बिहार के पटना में है। और आर्यभट्ट के 4 भाग है: गीतिपाद पृथ्वी के ब्रह्मांड व त्रिकोणमिति, गणितपाद अंक बीज व रेखा काल क्रिया, ज्योतिषी गोलपाद ग्रहों की गति से। अरे और ये भट्ट ने क्या बताया? दिन और रात का बनना, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, पृथ्वी गोल है वह अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है। वृत्त की प्रीति बताई। ज्योतिषी को गणित अलग करने का शास्त्र बताया आर्यभट्ट ने। स्थान ज्योतिषी सूर्य स्थान, ठीक है, मैंने बता दिया। ये हमारा याद करना है, वो भी सरल हो जाएगा। अब आगे दिया हुआ है वरा है मिहिर। अगला कौन सा है? सेकंड गुप्त काल में हुई है ये। ठीक है, आगे है वरा है मिहिर। ठीक है, वराह मिहिर एक महान ज्योतिषाचार्य थे। वो तो खगोल शास्त्री हो गए, ठीक है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हो गए। वराह मिहिर कौन थे? ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषी थे। ठीक है, ज्योतिषाचार्य थे जो आर्यभट्ट के बाद हुए। तो इनके बाद नंबर आया तो इनके बाद हुए। वराह मिहिर अवंती या उज्जैनी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? वराह मिहिर से कौन सा स्थान संबंधित है? अवंती। ठीक है, कौन सा स्थान संबंधित है? अवंती या उज्जैन। ठीक है, इन्होंने पंच सिद्धांतिका, वृत्त सिद्धांत, वृहत जातक, लघु जातक नामक ग्रंथों की रचना की। इनके ग्रंथ कौन से हैं? ग्रंथ कौन कौन से हैं? पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहत जातक, लघु जातक। ठीक है, ये इतने सिद्धांत दिए हुए हैं। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहत जातक, लघु जातक ग्रंथों की रचना की, जिसमें पंच सिद्धांतिका सबसे प्रसिद्ध है। पंच सिद्धांतिका क्या है? सबसे प्रसिद्ध। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध है। यह खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। यह ग्रंथ किसका है? सबसे प्रसिद्ध वह खगोल शास्त्र का ग्रंथ। ये भी किसका है? खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। वराह मिहिर का कहना है सूर्य सिद्धांत सबसे उत्तम है और इसके बाद रोमक और पोलिस नामक समान है और शेष 2 सिद्धांत हीन है। इसमें पोलिस, सूर्य, पितामह, वशिष्ठ और रोमक सिद्धांत दिए हैं। जिसमें पोलिस और रोमक सिद्धांत है वो यूनान से संबंधित है। ठीक है, इसमें इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए हैं? इनके पहले नाम लिख देती हूँ मैं। सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत ये तो बता ही दिया भी। ये कौन सा सिद्धांत है? प्रसिद्ध सिद्धांत हो गया, सबसे उत्तम हो गया। ठीक है, आगे इसने क्या दिया है?
रोमक और रोमक व तीसरा कौन सा है, पोलिश। ये कैसे सिद्धांत है, समान है। ये कैसे सिद्धांत है, समान, समान सिद्धांत। और किससे संबंधित है, यूनानी प्रभाव है इन पे, समान है और यूनानी प्रभाव। ओके, आगे इन्होंने दिया हुआ है और शेष दो सिद्धांत हीन है, और चौथा और पांचवा सिद्धांत कैसे हीन है, और कौन से वे कहाँ गए, पोलिश हो गए, सूर्य हो गया, पेतामह और वशिष्ठ। कौन से, पेतामह और वशिष्ठ, 5 सिद्धांत हो गए। ठीक है, वशिष्ठ ये कैसे सिद्धांत है, ये हीन सिद्धांत है। कैसे, हीन सिद्धांत। और सबसे उत्तम ये हो गया, सबसे प्रसिद्ध व सबसे उत्तम। ठीक है, सूर्य सिद्धांत उत्तम है। आगे है, वराहमिहिर ज्योतिष शास्त्र को 3 शाखाओं में विभक्त करते हैं। इन कितनी शाखाएं बताई इन्होंने, 3 शाखाएं। ठीक है, कौन कौन सी शाखाएं, फर्स्ट शाखाएं बताई, प्रथम सिद्धांत ज्योतिषी, सिद्धांत ज्योतिष, सिद्धांत जो किससे संबंधित है, जिसको तंत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तंत्र कहा जाता है। सेकंड कौन सी शाखा है, दूसरा होरो। सेकंड कौन सा है, हो रहा है, होरा। ओके, होरा जिसका संबंध जन्म पत्री से। होरा किससे संबंधित है, जन्म पत्री। जन्म पत्री बनाई जाती है ना, बच्चों के छोटे होते हैं तब उनकी जन्म पत्री बनवाई जाती है, जन्म पत्री। तीसरा कौन सा है, तीसरा संहिता। कौन सा है, संहिता, जो फलित ज्योतिषी के सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है संहिता, फलित ज्योतिष से संबंध। ओके, इन्होंने 3 शाखाएं, बस हो गया हमारा वराहमिहिर। अब ये ऐसे बारी बारी हमें याद नहीं रहेंगी क्या लिखा है, हमने ऐसे सही तरीके से इन्हें मैनेज कर लिया तो हमें याद है। वराहमिहिर क्या है, ज्योतिषाचार्य है। इनका संबंध कहाँ से, अवंती से। इनके ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहत जातक, लघु जातक। ये जातक वृहत वृहत। ठीक है, वृहत संहिता, वृहत जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका। सबसे प्रसिद्ध पंच सिद्धांतिका है। ठीक है, जिसमें जो खगोल शास्त्र से संबंधित है, और इनमें इन्होंने 5 सिद्धांत दिए। ठीक है, सूर्य सिद्धांत में है ये 5 सिद्धांत है, नहीं सूर्य सिद्धांत में नहीं है। वराहमिहिर का कहना है कि इन्होंने सिद्धांत दिए हैं 5। ठीक है, एक तो सूर्य सिद्धांत जो सबसे उत्तम है, फिर रोमक और पोलिश जो समान है, ये विज्ञानी प्रभाव है, फिर पितामह वशिष्ठ है, ये हीन सिद्धांत के 3 शाखाएं बताई। ये आपको याद रखनी है, तीनों शाखाएं जो इंपोर्टेंट है। अभी वराहमिहिर की 3 शाखाएं, सिद्धांत ज्योतिषी जो कि तंत्र कहलाता है, होरा जो जन्मपत्री संबंधित, संहिता जो फलित ज्योतिषी से संबंध रखती है। आगे हमारा नंबर 3 आ गया इनमें, ब्रह्मगुप्त। कौन है, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ये महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। ठीक है, लिख दो चाहे लिखो तो, ये गणितज्ञ व ज्योतिषाचार्य। इनका दृष्टिकोण आलोचनात्मकता। इन्होंने ब्रह्मस्फुट नामक ग्रंथ लिखा। ग्रंथ कौन सा था इनका, ब्रह्मस्फुट। ब्रह्मा गुप्त है तो ब्रह्मा स्फुट है। ठीक है, स्फुट है नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें ब्रह्मा सिद्धांत दिया गया। ब्रह्मा स्फुट में क्या है, ब्रह्मा सिद्धांत। ओके, ब्रह्मा सिद्धांत दिया गया है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत में विदेशी ज्योतिषी के सिद्धांत और वेदांग ज्योतिषी के 5 वर्षीय युग और जैन परंपरा के दौरे सूर्य चंद्र नक्षत्र सिद्धांत की आलोचना की। इस जो ब्रह्म स्फुट में ब्रह्म सिद्धांत है, इसमें इन्होंने क्या किया है, विदेशी ज्योतिष की, किसकी, एक तो विदेश जो आपनो तो देशी हो गए भारतीय, विदेशी जो ज्योतिषी है, विदेशी ज्योतिष के सिद्धांत, विदेशी ज्योतिष के सिद्धांत व वेदांग ज्योतिष, वेदांग यानी वेदों के जो ज्योतिष, उनके 5 वर्गीय युग, वेदांग ज्योतिष
ज्योतिष के 5 वर्षीय युग, 5 वर्षीय युग युग और जैन परंपरा के व जैन परंपरा के दोहरे सूर्य चंद्र व नक्षत्र की आलोचना की। ठीक है, आलोचना की। यह नियम दिया कि प्रकृति के नियम के अनुसार सभी चीजें धरती पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी की प्रकृति चीजों को आकर्षित कर उन्हें रखने की है। ठीक है, यह बात भी इसने ब्रह्मगुप्त ने कही। ब्रह्मगुप्त के क्योंकि प्रकृति का नियम है, अभी प्रकृति पर चीजें वो गिरती है क्योंकि वो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण वाली बात ही हो गई। ये लिखो तो लिख लो, भी किसने कहा? ब्रह्मगुप्त ने कहा। प्रकृति के नियम के अनुसार सभी चीजें, बस इतना लिख लो तो ठीक है। चलो, प्रकृति के नियम के अनुसार सभी चीजें धरती पर गिरती है। ठीक है, ये हमारा ब्रह्मगुप्त हो गया। थोड़ा सा दिया है, आगे भास्कर दिया हुआ है। भास्कर प्रथम। ठीक है, भास्कर प्रथम ये महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। यो भी क्यों गणितज्ञ व ज्योतिषी। ये बस इतने ही आते हैं भी कौन कौन से गुप्त काल से संबंधित। तो भास्कर फर्स्ट हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गया, वराहमिहिर हो गया और आर्यभट्ट हो गई। ठीक है, इतने बताए गए। कितने हो गए? 1 2 3 और 4 ही की है हमने अभी तक। ठीक है, ये 3 ब्रह्मगुप्त और चौथा आ गया हमारा भास्कर। ज्योतिषाचार्य थे और इनकी रचनाएं कौन कौन से इनके ग्रंथ है? भास्कर के ग्रंथ लिख लेते हैं हम। महाभास्कर्य, ये भास्कर से भास्कर्य नाम आ गया, महाभास्कर्य। और कौन सा है? भास्कर्य। सेकंड है भास्कर्य, सीधा भास्कर्य आ गया, महाभास्कर्य आ गया, लघु भास्कर्य आ गया। नंबर 3 लघु भास्कर्य। ठीक है, फिर आ गया भाष्य। ओके। फलित ज्योतिषी पर कल्याण वर्मन ने सारावली लिखी है। भास्कर प्रथम ये होगी तभी इसमें आया, नहीं तो अलग पॉइंट हो जाता। अभी फलित ज्योतिषी किसकी है? भास्कर की है। फलित ज्योतिष पर कल्याण वर्मन ने सारावली लिखी। ओके, ये हमारे हो गए अब गुप्त कालीन जो गणितज्ञ और ज्योतिषी हो गए। आगे दिया हुआ है चिकित्सा शास्त्र। इसी काल में औषधि शास्त्र का सैद्धांतिक पक्ष प्रबल हुआ। वाग्भट ने आयुर्वेद ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। ठीक है, अब आगे आपको विशेष ध्यान रखना है भी अष्टांग हृदय की रचना किसने की? तो चाहे आप ऐसे लिख लो, वाग्भट ने किसकी लिखी? रचना किसकी की? अष्टांग हृदय की। अष्टांग हृदय। ठीक है, अष्टांग हृदय की किसका? ये आयुर्वेद का, आयुर्वेद ग्रंथ अष्टांग हृदय की वाग्भट ने की। आगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी धन्वंतरी प्रसिद्ध चिकित्सा विज्ञानी थे। ठीक है, प्रसिद्ध चिकित्सा विज्ञानी कौन थे? धन्वंतरी। और जिन्होंने चिकित्सा ग्रंथ में नवनीतिकम की रचना की। ठीक है, प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री या विज्ञानी कुछ भी कह लो। ठीक है नहीं, कौन थे? धन्वंतरी। रचना कौन सी इनकी? नवनीतिकम रचना। ठीक है, याद रखने। धन्वंतरी की रचना कौन सी है? नवनीतिकम। आगे पशु चिकित्सक पालकाप्य ने पशु हाथी चिकित्सा ग्रंथ हस्ता आयुर्वेदा की रचना की। ठीक है,
पालकाय ने किसकी रचना की? पाल काप्य ने किसकी रचना की? हाथी से हस्त्या आयुर्वेद। हस्त्या आयुर्वेद की रचना किसने की? पलकाव्य ने, जो किससे संबंधित है? हाथी से, हाथी चिकित्सा से संबंधित है। आगे क्या दिया हुआ है? होली होत्र ने घोड़ों की चिकित्सा पर अश्वशास्त्र की रचना की। होली होत्र ने किसकी की? अश्वशास्त्र की, जो किससे संबंधित है? घोड़ा। अश्व माने घोड़ा। होलिहोत्र ने घोड़ों की चिकित्सा पर अश्वशास्त्र की रचना की। इसके अतिरिक्त शल्य चिकित्सा का ज्ञान भी इस युग में था। वैश्विक शाखा ने अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, आगे हमारा पॉइंट क्या है? वैश्विक शाखा। ठीक है, क्या है लिखा हुआ है इसमें? वैशेषिक शाखा किस में किसका वर्णन है? अणु सिद्धांत। अणु सिद्धांत का प्रतिपादन। आगे दिया है नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान के विख्यात ज्ञाता थे और उन्होंने रस चिकित्सा का आविष्कार किया। नागार्जुन किससे संबंधित है? रसायन व धातु विज्ञान से। और इनके किसका आविष्कार किया इन्होंने? रसायन से कर लेना, या रस चिकित्सा का आविष्कार। ओके, आगे दिया बताया कि सोना और चांदी इत्यादि खनिजों के रासायनिक प्रयोग से रोगों की चिकित्सा हो सकती है। इसके अतिरिक्त शल्य चिकित्सा ज्ञान भी इस युग में हुआ। आगे दिया हुआ है विज्ञान एवं तकनीकी। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत का प्राचीन साहित्य अत्यंत उन्नत था। आयुर्वेद का ग्रंथ चरक ने लिखा। आयुर्वेद ग्रंथ किसने लिखा? चरक। क्या लिखा चरक ने? आयुर्वेद ग्रंथ। आयुर्वेद ग्रंथ चरक ने लिखा, जो महान चिकित्सक थे। इसमें दवाओं और बीमारी के इलाज के बारे में वर्णन है। इसी तरह सुश्रुत संहिता में संकलित शल्य चिकित्सा संबंधी जानकारी संग्रहित है। और चरक के द्वारा क्या लिखा हुआ है? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में संकलित शल्य चिकित्सा संबंधी जानकारी। 8वीं सदी में सुश्रुत संहिता को अरबी में अनुदित किया गया। सुश्रुत संहिता को अरबी में कब अनुदित किया गया? 8वीं सदी में। 8वीं सदी में अरबी भाषा में अनुदित, यानी इसको अरबी भाषा में फिर लिखा गया, अनुदित किया गया। इस तरह से हिंदुस्तान में पनपी चिकित्सा संबंधी ज्ञान अरब प्रदेशों में पहुंचा। अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंचा। आगे दिया हुआ है लौह स्तंभ। क्या दिया हुआ है? लौह स्तंभ। अगला टॉपिक शुरू हो गया हमारा। लौह स्तंभ कहाँ है? महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। लौह स्तंभ कहाँ है? महरौली दिल्ली में। महरौली दिल्ली में, ठीक है, कुतुब मीनार के पास। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई लौह स्तंभ की 7.2 मीटर। और वजन दे रखा है 3 टन। वजन 3 टन से भी ज्यादा, 3 टन से भी ज्यादा, ठीक है, ज्यादा। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। निर्माण 1500 साल पहले।
इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। शासक किसका जिक्र है? शासक चंद्र जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। चंद्र शासक चंद्र गुप्त वंश। तो आश्चर्य गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। आगे गुप्त काल का मूल्यांकन। गुप्त काल में प्रजा सुखी थी, राजा दयावान थे, धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, चारों ओर समृद्धि और उन्नति का बोलबाला था, सोने के सिक्के प्रचलन थे। इस काल में कला व साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, इसलिए गुप्त वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या श्रेष्ठ युग कहा जाता है। श्रेष्ठ युग था, ठीक है। इतिहासकार कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी ने गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग या स्वर्ण युग कहा है। जो मैंने पहले लिखा था कि गुप्त काल को क्लासिक युग या स्वर्ण युग कहा जाता है, ये रहा। गुप्त काल क्या था? क्लासिक युग या स्वर्ण युग। ये बात किसने कही है? हम यहीं पर लिख लेते हैं, दोबारा रिपीट नहीं कहेंगे। के.एम. मुंशी ने, के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी ने कहा है गुप्त काल को क्लासिक युग या स्वर्ण युग का है। पारंपरिक भाषा में इसका अर्थ ऐसे युग से जिसमें साहित्य, वास्तुकला, ललित कला एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाए कि वे आने वाले युगों के लिए आदर्श बन जाए। गुप्त काल को स्वर्ण युग का उच्च वर्गों के संदर्भ में तो माना जा सकता है जिनका जीवन स्तर पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंचा हुआ था, और वह भी मुख्यतः उत्तर भारत में, ठीक है। गुप्त काल किससे संबंधित है? उत्तर भारत, ओके। वस्तुतः गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास के पृष्ठों में उस काल को प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सभ्यता संस्कृति के विविध आयामों में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। इसी कारण इस काल में स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। इस काल को भारत का पेरिक्लीज युग अथवा क्लासिक युग आदि नामों से भी जाना जाता है। क्लासिक युग लिखा हुआ है, स्वर्ण युग लिखा हुआ है, एक और नाम आ गया पेरिक्लीज, पेरिक्लीज युग भी कहा गया, ठीक है। बी इस इतिहासकार बोर्नेट के शब्दों में गुप्ता पीरियड इज इन द एनल्स ऑफ क्लासिकल इंडिया ऑलमोस्ट व्हाट प्रिंसिलियन एज इन द हिस्ट्री ऑफ कैरिसिस। कतिपय पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस काल को भारतीय संस्कृति के पूरा उत्थान काल या पीरियड ऑफ रेनांस कहा है। ये किसने कहा है? बर्नेट ने कहा है। तो एक यहाँ लिख लेंगे इसका, बर्नेट का पूरा उत्थान काल, पुनः उत्थान, पुनरुत्थान काल, बार्नेट का पुनरुत्थान काल यानी या फिर पीरियड ऑफ रेनांस, ठीक है, कहा है। ठीक, अब आप हमारा पनोरमा का फर्स्ट टॉपिक गुप्त काल आज हमारा पूरा हो गया है। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव टाइप पे क्वेश्चन देखेंगे, जो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये देखो दिया हुआ है, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। ये मैंने आपको चित्र रही है, और ये आया गया है फर्स्ट ग्रेड जीके 2018 में भी आया है और 2020 में भी आया है। तो कौन सा मंदिर है जो कि एमपी में नहीं है? तो भुमरा का शिव मंदिर एमपी में है, नाचना कुठारा पार्वती का मंदिर एमपी में है, देवगढ़ का दशा अवतार ये यूपी में, एमपी में नहीं है, तिगवा का विष्णु मंदिर है। तो आप चाहे तो इनको लिख सकते हैं, पर ये वाला तो हमने लिखा हुआ है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो हमें ऐसे लगेगा भी आगे नहीं आया वो हम अपनी नोट्स में लिख लेंगे। आगे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया है। तो मैंने पहले बताया कौन सा ग्रंथ, वृहत कथा आ गया, और काव्य मीमांसा रचा गया है। अमरकोश वृहत कथा नहीं था, वो वृहत भास्कर वाले थे, ठीक है, नहीं वृहत कथा नाम नहीं था। कौन सा रचा गया है? तो काव्य मीमांसा भी नाम नहीं पड़ा था, सौपनवास वधता अमरकोश आएगा, ठीक है। गुप्त काल में रचा गया है कौन सा? अमरकोश। आगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो गुप्त काल में? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा अभी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया है? तो सौपनवास वधता तो हमने पढ़ा था, नहीं वो उसकी रचना थी, ये नहीं था कि वो उस काल में रचा हुआ है, ठीक है।
ये क्वेश्चन है, दोबारा से देखेंगे क्या कौन सा है इसमें जो गुप्त काल में रचा गया है, इनको क्यों शामिल नहीं किया गया। अभी ये एक तो हमने पढ़ा था नंबर 4 वाला, और इसने ऑप्शन 3 किया। अभी अमरकोश है वो गुप्त काल में है, और हमने ये नाम भी हमारे आगे आया था। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई। गुप्त काल में इनमें से कौन सी रचना नहीं हुई। तो कामंदक नीतिसार इसमें हुई है, ऋतुसार हुई है, कामसूत्र हुई है, विक्रमांक देवचरित्र नहीं हुई। ठीक है, तो और ये रचनाएं हुई है जो फर्स्ट ग्रेड 2018 और 2020 में आया हुआ, ये आप लिख सकते हो। भी मेरे एक ऋतु सहार आपने पढ़ी थी। और कौन कौन सी रचनाएं गुप्त काल की, संस्कृत रचना गुप्त काल की। ठीक है, कौन कौन सी है, ये दो हमारे आगे नहीं है। एक तो काम सूत्र, और कौन सी है, कामंदक और नीतिसार, कामंदक नीतिसार। और ये ऋतुसार तो हमने पढ़ी थी, तो ये 4 नंबर बच गया, ये गुप्त काल की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त कालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। ये दोबारा आ गया, देख लो। मध्य प्रदेश में नहीं है। ये देवगढ़ का दशावतारी नहीं है, यूपी में है। आगे ये तिगवा का विष्णु मंदिर भूमरा, शिव मंदिर नाचना कुठारा पार्वती। आगे सही मिलान करना, ये देखो फर्स्ट ग्रेड संस्कृति विभाग में हुआ है। जीके का 2018-20 में 12वीं का लेखक कौन सा है, शूद्रक का मत्स्यकटिकम आ जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र आ जाएगा। और विशाख दत्त का देख लेते हैं, पहले का 12वीं का 12वीं किराता अर्जुन आ जाएगा। और फिर शूद्रक का 3 नंबर बता दिया, मत्स्यकटिकम विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्त आ जाएगा, और उसका पंचतंत्र आ जाएगा। ठीक है, ये आगे लिखे हुए तो मैं दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, बस याद करनी है। आगे फिर वही विलान वाला पद आ गया, ये 2014 जीके में आया। कौन सा युगम सही नहीं है, इसमें पूछा गया कौन सा सही है। तो विशाख दत्त हमने पढ़ी है, देवी चंद्रगुप्तम पढ़ी है। आर्यभट्ट लघु जातक, आर्यभट्ट को लघु जातक नहीं है, ये उसका वरह मिहिर का हमने किया था। ठीक है, नहीं लघु जातक भास्कर का लघु, तो भास्कर में तो भास्करीय नाम आते हैं। ठीक है, ये रामायण का वरह मिहिर का देखो, वृहत जातक लघु जातक ये किस में आएंगे, वृह मिहिर के आएंगे। पाल काव्य का हस्ता हाथी से संबंधित था। ठीक है, वो हो रहा था, वो अश्व से संबंधित था। वरह मिहिर का पंच सिद्धांत से, ये पंच सिद्धांत का वरह मिहिर का। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन है वो हमारे आएंगे पेपर में। आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अजंता चित्रकला के संबंध में नहीं है। तो ये चित्र गुहा भित्तियों पर बिना कोई पूर्व उपचार किए बनाए जाते हैं, तो ये सही नहीं है पूछा है, तो यही गलत है। कभी बिना गुहा भित्तियों पर बिना किसी उपचार के, तो उपचार तो बहुत कुछ करियो, दीवार पर कुट्टा पिट्टी बहुत करी, रंग राग भी बहुत लगाया, तो ये तो गलत है, ये पूछे सही नहीं है। तो पहले ही आते हो, दृश्यों को अलग अलग विन्यास में नहीं विभाजित किया जाता। हाँ, अलग अलग में कौन कर, एक साथ ही दृश्यों को बनाया जाता है। ठीक है, वह चित्र अधिकतर यह चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। इन चित्रों को कहीं कहीं गैर भारतीय मूल के मानव चरित्र दर्शाए गए, सही ये बातें। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक राजवंश के काल में से संबंधित अभिलेख में सर्वप्रथम 1 लाख श्लोकों वाली संपूर्ण महाभारत का उल्लेख मिलता है। तो वो किसमें है, बताया गया महाभारत का उल्लेख किसमें है, गुप्त काल में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त सदाचारी गणिका वसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन करता है। तो वो कौन सा है, मृच्छकटिकम। ठीक है, ये हमने आगे कर लिया है, तो इसे दोबारा हम नहीं लिखेंगे। आगे परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह निम्नलिखित में से किसका समकालीन था। तो अमर सिंह है वो किसका था, अमर सिंह है वो कालिदास के समकालीन थे। ठीक है, 12वीं अमर सिंह ये कालिदास के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन से 2 नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे हैं। तो कौन कौन से रचे हैं, पहला और दूसरा। तो ये आपको लिख लेने भी, अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले कौन कौन से है। तो सही है, दिए इसमें ये 2 ही है, विक्रमा उर्वशी और माल विक्रमा अग्निमित्रम। और तो कालिदास के है ही नहीं, ये दोनों तो है ये। अगर हम ध्यान से देखें तो कादम्बरी कालिदास ने नहीं लिखी, ये सोपनवाद नहीं लिखी, तो ये है वो कालिदास की आ जाएंगे। ठीक है, किस अभिलेख में कालिदास और भारवी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। तो ये हमने कर लिया भी, कालिदास और भारवी दोनों के नामों का उल्लेख है वो पुलकेशिन की
एहोन प्रशस्ति में मिलता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कालिदास, 12वीं और भाष्य। उपरोक्त में से कौन गुप्त काल से संबंधित थे? तो हमने तीनों के नाम पढ़े। कालिदास भी गुप्त काल के थे, 12वीं गुप्त काल के, भाष्य भी गुप्त काल के। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि इसमें सूची 1 में लेखक को सूची 2 पुस्तक के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो आगे दिया शूद्रक। शूद्रक ने क्या लिखी? मर्च कटी कम आ जाएगी, तो ए का 3 आ जाएगा। ठीक है, ए का 3 2 में ऐसे देख लेंगे हम, ए का 3 आ जाएगा। सुबंधु हमने नहीं की, सुबंधु का क्या दिया है? 4 नंबर, चारुदत्त लिखी हुई है। आगे महेंद्र वर्मन का दिए 5 नंबर, तो हम इनको लिख लेंगे। सुबंधु हमारे आगे नाम आया नहीं है। सुबंधु, सुबंधु की रचना कौन सी है? पुस्तक बी का 4 आएगा, चारुदत्त, चारुदत्त रचना। आगे दिया महेंद्र वर्मन, भी हमने नहीं पढ़ा। महेंद्र वर्मन, इनकी रचना कौन सी है? सी का 5 आएगा, मत विलास पर सहन, मत विलास पर है सन। और आगे दिया गया है 2 नंबर, डी का अश्वघोष, सौंदरानंद, अश्वघोष। अश्वघोष की रचना कौन सी है? सौंदरानंद। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होगा। आगे भीतर गांव का ईंटों का मंदिर एक ख्याति प्राप्त गुप्त स्मारक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापत्य लक्षण यहाँ पाया जाता है? चूने के गारे का जुड़ाई सामग्री के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर यथार्थ मेहराब का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है। ठीक है, सजावट के लिए संगमरमर का प्रयोग हुआ है। पदांग के लिए लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग नहीं हुआ है, ये में याद रखना। ठीक है, या तो आप लिख सकते हैं भीतर गांव के मंदिर की विशेषता, ऐसे भीतर गांव के मंदिर की विशेषता। क्या विशेषता? एक तो ये क्या, ईंटों से बना हुआ, ईंटों से। नंबर 2, सजावट के लिए संगमरमर, सजावट के लिए संगमरमर। आगे है पदांग के लाल बलुए पत्थर का प्रयोग। आगे क्या है? एक और रह गया, ये चूने के गारे का जुड़ाई सामग्री, सामग्री। ठीक है, आगे दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही? मालती माधव नाटक है, पंचतंत्र है जिसमें दंत कथा है, माल विक्रमाग्नि महाकाव्य है, महाकाव्य नहीं है, ये नाटक है। ठीक है, 3 नाटक थे वो, अभिज्ञान शाकुंतला, मालविकाग्नि और एक और नाटक था। ठीक है, विक्रमा अर्जुन था वो, महाकाव्य थे। ये महाकाव्य नाटक आएगा। पर सिद्धांति का खगोल शास्त्र से संबंधित। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कर सही उत्तर चुनिए। वृहत संहिता किससे संबंधित है? वराह महीर से आएगा, पहले का 3। ठीक है, हमने की रत्नावली किसकी है? रत्नावली आएगी हर्ष की, ये आगे हमारे नहीं आई हुई है। ठीक है, बी का 2 हर्ष आएगा। हर्ष की रचना क्या है? रत्नावली। आगे की राता अर्जुन आ गई 12वीं, शिशुपाल माघ। ठीक है, ये हमने आगे की हुई है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सी जो बुद्ध गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियां हैं, वे लगभग सदैव पद्मासन में बैठे दर्शाए गए हैं, उनके कान लंबे दर्शाए गए हैं, वे कभी भी मुंडित सिर नहीं दर्शाए गए, वे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए, ये इनकी विशेषता नहीं है।
गांधार शैली की विशेषताएं आप लिख सकते हैं। उसमें घुंघराले बालों वाले बैठे हुए दिखाया गया है, ठीक है नी, जुड़ा किए हुए हमने पढ़ा था। शैली की बुद्ध मूर्ति कैसी है, सदैव पद्मासन में बैठे हैं और कान लंबे और मुंडित सिर नहीं दर्शाए गए हैं। घुंघराले बालों वाले दिखाए गए, भी मुंडित सिर थोड़े ना है, मुंडित सिर नहीं। ओके। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न में से नहीं था? वरुचि नवरत्न में था, वराहमिहिर था, धनवंतरी था, फायान नहीं था। ठीक है। भारतीय इतिहास में श्रेणी युग किस काल के लिए प्रयुक्त हुआ है? हमने पढ़ दिया, गुप्त काल के लिए प्रयोग हुआ है। आर्यभट्ट के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। तो आर्यभट्ट के बारे में, वह पहला खगोल शास्त्री जिसने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी। सही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह खोजने वाला भी आर्यभट्ट था। उसने 1 वर्ष की अवधि का अत्यंत सटीक आकलन किया। ठीक है। ये विषय उसने पाई का भी बहुत सही मान दिया। ये सभी बातें वो सही है। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी गुप्त युग का स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। तो हमने बता दिया कि यह मुंशी ने कहा है, स्वर्ण युग, क्लासिक युग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन, ये एग्जाम में वो रीट में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अजंता चित्रकला के संबंध में सही नहीं है? यह चित्र गुहा भित्तियों पर बिना कोई पूर्व उच्चार किए बरसते, ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक का निर्धारण, ये भी दोबारा आ गया, चारुदत्त गणिका वसंत सेन वाला मत्स्य कटिकम, और ये गांधार शैली बुद्ध मूर्ति वाला भी रिपीट हो गया। आगे कालिदास के नाटक मालविक्रमाग्निमित्र में उल्लेखित अग्निमित्र निम्नलिखित में से किस राजवंश थे? तो ये भी हमने कर लिया, शुंग राजवंश से थे। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? ये हमने कर लिया, महाराष्ट्र। तो इस प्रकार हमारे गुप्त काल का पूरा टॉपिक हो गया और इसके हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आगे हमारा मुगल काल होगा, जो कि काफी बड़ा है मुगल काल वैसे तो, क्योंकि इनमें इनकी ये रचनाएं बहुत ही ज्यादा है, लेखक और पुस्तकें। इनके स्थापत्य कला दिया हुआ है, अकबर और जहांगीर का काल, मुगल स्थापत्य कला का विकास, ये हमारा टॉपिक बहुत बड़ा। आगे 1857 की क्रांति है। ठीक है। चाहे तो हम ये मुगल काल कर ले या फिर 1857 की क्रांति है वो शुरू कर देंगे। ठीक है। इस प्रकार हमारा धीरे धीरे इसके 6-7 टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री के, वो धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। ये मेरी बुक देख लेना, टॉपिक इंडियन हिस्ट्री, ये गुप्त काल, मुगल काल, 1857 की पूरी 6 टॉपिक है और हम इन्हें धीरे धीरे कवर कर लेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।